दोस्तों हाल ही में मैंने वर्म टाउन नामक एक बॉडी हॉरर फिल्म देखा है और इस फिल्म को सर्जियो पिनहेरो डायरेक्ट करे हैं। इस फिल्म की कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, जहां एक टाउन के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग के अंदर वर्म्स घुस जाते हैं। वर्म्स मतलब जो कीड़े होते हैं वो, और कहीं ना कहीं इंसान की जो थॉट्स थी वो वर्म्स द्वारा ही कंट्रोल की जा रही थी। इसलिए आज की वीडियो में हम वर्म टाउन फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो फेस कैम आप देख रहे हो, मेरा चेहरा, वो वीडियो के बस इंट्रो और आउट्रो में रहेगा, क्योंकि इंट्रो एंड आउट्रो के बीच जो एक्सप्लेनेशन मेन होती है वहां आपको पहली जैसी ही वीडियो दिखेगी फोटोज के साथ। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एशलैंड टाउन के मेयर को देखते हैं, जो कि अपना आई चेकअप करवाने आया होता है। मेयर कह रहा होता है कि आजकल उसे लाइट्स वगैरह से प्रॉब्लम होने लगी है। देन उसे मोबाइल सिग्नल्स एंड टीवी सिग्नल्स भी परेशान करती हैं। इनफैक्ट उसे तो अब रात के वक्त पे सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लग गया है, इवन इफ आसपास एकदम अंधकार हो। डॉक्टर इस मेयर की आंख को इंस्पेक्ट करते हैं और उन्हें मेयर की आंखों में कुछ वर्म्स यानी कीड़े दिखते हैं। यहीं पे सीन कट होता है। आगे हमें कुछ समय बाद की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां एशलैंड टाउन के लोग रात के टाइम पे काफी एक्टिव थे। टाउन के लोग एक दूसरे से काफी स्वीटली बिहेव कर रहे थे, ऑल्दो हम सभी के चेहरे पे थोड़े अजीब स्कार्स देख पाते हैं। इनका मेयर रेडियो पे टाउन वालों को प्रोत्साहित कर रहा था, सेइंग कि उन्होंने सही रास्ता चुना है, ये सब गॉड का प्लान है वगैरह वगैरह। इसी के पैरेलल में हम टाउन के अंदर 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि हाइडिंग में थी और वो न चाहते हुए भी मजबूरन अपने हेयर्स को शेव कर रही थी। अब सुबह होती है और टाउन के सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों में भागते हैं। यहाँ हम एक टॉमी नामक बच्चे को देखते हैं जो कि सूरज निकलने से पहले घर में नहीं जा पाता, और ऐसे में टॉमी एकदम से सूरज की रोशनी में तड़पने लगता है। उसके शरीर से ढेर सारे वर्म्स निकलने लगते हैं और टॉमी सड़क पे ही समाप्त हो जाता है। टॉमी की माँ एलिस ये सब अपने घर के विंडो से देख रही होती है। वो रोती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन वो सूरज की रोशनी में जा नहीं सकती थी टू सेव हर सन। इस दृश्य से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि टाउन में किसी तरह का एपिडेमिक आया है, जहां वर्म्स ज्यादातर ह्यूमंस के अंदर घुस गए हैं। इसके कारण जो भी ह्यूमन अफेक्ट हो रहे हैं वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनफैक्ट अफेक्टेड लोग सिर्फ अंधेरा में देख पाते हैं, क्योंकि सनलाइट उनके लिए कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। इसके अलावा अफेक्टेड लोगों को मोबाइल सिग्नल्स, ब्लूटूथ, लाउड नॉइजेस लाइक गन शॉट्स, इन सब से भी इरिटेशन होती है। हाँ, रेडियो सिग्नल से इरिटेशन नहीं होती। अफेक्टेड लोग रात में ही बाहर निकलते हैं और अगर वो सनलाइट में बाहर गए तो वो खत्म हो जाएंगे और उनके अंदर के वर्म्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा टॉमी के साथ हुआ। अब इन वर्म्स के कारण और क्या क्या होता है वो आपको वीडियो में आगे धीरे धीरे पता चलता ही रहेगा। फॉर नाउ हम कुछ सर्वाइवर्स से भी मिलते हैं जो कि अब तक अफेक्टेड नहीं है, जैसे कि जेस, रोज और कारा। ये वही 3 लड़कियां हैं दोस्तों जिन्हें हम अर्ली सीन्स में अपने बाल काटते देखे थे। खैर, सनलाइट आने के बाद जेस हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलती है और वो खाली टाउन को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। जेस टाउन के रेसिडेंट्स के मोबाइल फोन्स, टीवी सबको फेंका हुआ पाती है। देन वो घूमते हुए कचरे से खाने के लिए कुछ फ्रूट्स एंड वेजीज कलेक्ट करती है। इसके बाद जेस टॉमी के बॉडी के आसपास के कुछ वर्म्स को कलेक्ट करती है एज सैंपल, क्योंकि रोज इन पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जेस को आंख का भी एक वर्म चाहिए था, लेकिन अब तक इट वाज टू लेट। अब दोस्तों जेस यहाँ टॉमी के शरीर में एक बड़ा सा वर्म देखती है जो कि उसके दिल को जकड़ के रखा था। जेस इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन फोन के वेव्स से सामने वाली बिल्डिंग में छुपी टॉमी की माँ एलिस डिस्टर्ब होती है और वो बिल्डिंग के अंदर से जेस पे चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? ताकि जेस उनके बेटे के शरीर के साथ ये सब ना करे। इससे जेस हड़बड़ा कर टॉमी की बॉडी पे गिरती है, जिससे जेस का फेस भी काइंड ऑफ कंटामिनेट होता है। जेस हड़बड़ा कर अपनी हाइडिंग प्लेस की तरफ भागती है, जहां रोज जेस को पूरी तरह से क्लीन और सैनिटाइज करती है। इसी दौरान रोज पाती है कि जेस के बैक में एक होल था, यानी कि दोस्तों एक वर्म जेस के अंदर घुस चुका था। रोज फौरन जेस के बैक पे कट लगाती है और समहाउ इस वर्म को बाहर निकाल लेती है। सो यस, फाइनली जेस सेफ थी, वरना वो भी बाकी टाउन वालों की तरह बन जाती। अब आगे हम समझ पाते हैं कि जेस और रोज कपल्स हैं। वहीं कारा एकदम अकेली हो गई है, इतनी अकेली कि वो शाम ढलने के बाद भी बाहर घूमने निकल जाती है, जबकि शाम में अफेक्टेड लोग टाउन में घूमते हैं। एज यूजुअल मेयर टाउन के लोगों को रेडियो पे प्रोत्साहित कर रहा था और यहाँ टाउन में कुछ रॉन्चर भी घूम रहे थे। रॉन्चर या रॉन्चर बोले तो कुछ डिप्टी लोग जो कि मेयर द्वारा अप्रूव्ड थे और वो किसी भी इंसान को चेक कर सकते थे। ऐसा ही एक रॉन्चर कारा को पकड़ लेता है और उसे एलिस के पास लेके जाता है। क्यों? क्योंकि एलिस कंप्लेंट की थी कि कोई तो नॉर्मल इंसान उसके बेटे टॉमी के खत्म पड़े शरीर के साथ छेड़छाड़ किया है, और वो एक लेडी थी, बाल्ड थी, मतलब उसके बाल नहीं थे। सिंस कारा भी बाल्ड थी तो उसे एलिस के पास चेक करने ले जाया जाता है कि क्या कारा ही कल्प्रिट है। एलिस क्लियर
क्लियरली कहती है कि कारा वो लेडी नहीं है, और इसके बाद रैंचर और एलिस मिलके कारा को कन्विंस करने लगते हैं कि वो भी उनकी तरह बन जाए, यानी कि वॉर्म्स को अपने शरीर में जगह दे ताकि वो हार्श लाइट से मूव ऑन करके ट्रू लाइट की तरफ आए। कारा हिचकिचा रही थी और ऐसे में एलिस उसे फ्रेश फ्रूट्स खाने को देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कारा कितने दिनों से कुछ भी फ्रेश नहीं खाई थी, कचरे से उठाया हुआ खाना ये लोग खाते थे। अब इतना अच्छा खाना खाने के बाद कारा कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने के लिए कन्विंस हो जाती है। इनफैक्ट एलिस प्रॉमिस करती है कि वो कारा के साथ रह के उसके अकेलापन को दूर करेगी। कारा रॉन्चर को अपने साथ उस लोकेशन पे लेके जाती है जहां वो, जेस और रोज छिपी हुई थी। इस पॉइंट पे जेस और रोज एक टब में नहा रही थी और कारा के नॉक करने पे रोज दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन तभी रॉन्चर रोज को पकड़ लेता है और वो रोज को बाथ टब में फेंकता है। देन वो वहां एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पड़े वॉर्म्स को भी बाथ टब में डालता है, जिससे वॉर्म्स रोज के शरीर में एंटर करके उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। रही बात कारा की, तो वो तो पहले ही इन्फेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि एलिस के घर पे जिन फ्रूट्स को वो खाई थी उसके अंदर वॉर्म्स थे। अब जेस यहाँ रॉन्चर पे हमला करके उसे गिरा देती है। मीनवाइल कारा यहाँ से भाग जाती है। जेस बहुत अपसेट थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोज अब इन्फेक्टेड थी। हालांकि रोज पे वॉर्म्स का पूर्ण इफेक्ट होने में कुछ टाइम तो लगने वाला था, और ऐसे में रोज पहले रॉन्चर को बांध देती है, देन उसके आई वॉर्म्स को निकालती है, फिर रॉन्चर पे नुकीली औजार से हमला करके उसे खत्म भी कर देती है। इसके बाद जब सुबह होती है तो जेस रोज को सन से बचाते हुए रॉन्चर के कार में एक स्कूल बिल्डिंग में ले जाती है। स्कूल बिल्डिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि जब दुनिया नॉर्मल थी ना, तब जेस और रोज एक्चुअली में स्कूल टीचर्स ही हुआ करती थी, जहां रोज बायोलॉजी पढ़ाती थी। ये लोग स्कूल में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे रोज पूरी तरह अफेक्टेड हो चुकी थी। रोज क्लियरली कहती है कि उसे जेस की स्मेल अब बहुत खराब लगने लग रही है, व्हिच टेल्स अस कि कन्वर्जन के बाद वर्म वाले लोगों को नॉर्मल लोगों की स्मेल अच्छी नहीं लगती। इसलिए रोज वही करती है जो वो हमेशा बोला करती थी, यानी कि वो खुद से सूरज की रोशनी में वॉक कर जाती है, जिससे वो समाप्त हो जाती है। इस सीन से जेस को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जाने से पहले रोज जेस से कह गई थी कि जेस उसकी आमिश फैमिली से जाके मिले। दरअसल हम समझ पाते हैं कि रोज एक आमिश फैमिली से थी और वहां लोग रोज को काइंड ऑफ एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि रोज लड़की होके लड़की को ही पसंद करती थी। बट अब तो रोज दुनिया में नहीं रही, तो ऐसे में अगर जेस को सरवाइव करना है तो उसे रोज के आमिश फैमिली तक जाना होगा। जाने से पहले रोज जेस को अपना एक यूनिक हॉर्स हूफ भी दे दी थी, ताकि इसे देख रोज के फैमिली वाले श्योर हो सके कि जेस रोज द्वारा ही भेजी गई है। सो हाँ, जेस रॉन्चर वाली कार को ड्राइव करते हुए आमिश वाले एरिया में जाती है, स्पेसिफिकली वाइल्ड स्टैलियंस ब्लैकस्मिथ के लोकेशन पे, क्योंकि वही लोग रोज की फैमिली थे। दूसरी तरफ कारा एलिस के घर पे ही रह रही थी और उसकी कन्वर्जन प्रोसेस में कारा को तकलीफ हो रही थी। एलिस समझाती है कि कारा को रेजिस्ट करना बंद करना होगा, रादर वॉर्म्स को अपने शरीर पे पूर्ण रूप से राज करने देना होगा। उसके मन में अगर कोई डाउट आए तो अपने डाउट को ही डाउट करो। कारा का शरीर एक तरह का गार्डन है जिसमें वॉर्म्स पलेंगे, विकसित होंगे और इससे ही कारा फाइनली ट्रू लाइट की तरफ बढ़ पाएगी। अगर कारा रेजिस्ट करती है तो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं मिडिल स्टेट में फंस जाएगा और डैमेज भी होगा। इनफैक्ट आज चर्च में कारा के लिए एक सेरेमनी भी रखी गई थी ताकि जो ट्रांजिशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो यस, रात को चर्च में ये सेरेमनी होती है जो कि काफी अजीब थी, और इस सेरेमनी के दौरान कारा फाइनली वॉर्म्स को अपने शरीर पे पूरा अधिकार देती है। ऐसे में कारा को बाकियों की तरह रात में लाइट दिखने लग जाते हैं, मतलब वो रात में सभी चीजों को देख पा रही थी, और इससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि सेरेमनी टाइम में ही ऐसा होना काफी यूनिक था और बहुत दिनों बाद हुआ था। नाउ कमिंग टू जेस, वो फाइनली रोज के घर पहुंचती है जहां वो रोज के भाई हांस और उसकी बहन सुजैना से मिलती है। इन लोगों के पास फार्मिंग टूल्स और बढ़िया फ्रेश फूड था, ऑल्दो हम क्लियरली देख पाते हैं कि हांस रोज का नाम सुनते खुश नहीं था। जेस बताती है कि रोज अब इस दुनिया में नहीं रही और जेस उसकी बेस्ट फ्रेंड है। रोज के जाने की बात सुन के सुजैना काफी अपसेट होती है। इनफैक्ट हांस भी अपसेट होता है, लेकिन वो शो नहीं करता। हम ये भी जान पाते हैं कि रोज के पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, एज वो नशे की हालत में बगी एक्सीडेंट में खत्म हो गए। अब हांस नहीं चाहता था कि जेस यहाँ पे रुके, लेकिन सुजैना बहुत काइंड थी और वो जेस को यहाँ रुकने के लिए जगह देती है। सुजैना और जेस रोज के बारे में बातें करती हैं कि कैसे रोज बचपन से अलग थी। आई मीन वो लेदर जैकेट पहनती थी जिसमें स्पाइक्स होती है, देन वो मेंटली स्ट्रांग थी। इनफैक्ट रोज सुजैना को चुपके से फिल्म दिखाने ले गई थी, देन वो लोग सेम मूवी डीवीडी पे बार बार देखा करते थे। सुजैना की बात से क्लियर था कि अनलाइक हर फैमिली, वो रोज को पसंद करती थी। इनफैक्ट अपनी रम स्प्रिंगा के बाद वो रोज को ढूंढने जाने वाली थी। इनकेस आपको रम स्प्रिंगा नहीं पता तो मैं बता दूं कि रम स्प्रिंगा एक ट्रेडिशन है जो आमिश कम्युनिटी में फॉलो होता है, जहां यंग लोग यूजुअली जो कि टीनेज में होते हैं अराउंड 16 इयर्स, वो कुछ टाइम के लिए अपने स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल से बाहर निकलकर नॉर्मल दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे मॉडर्न कपड़े पहनना, पार्टीज करना या टेक्नोलॉजी यूज करना, ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि उन्हें अपनी ट्रेडिशनल आमिश लाइफ में रहना है या परमानेंटली उसे छोड़ना है। लिटरली इस फेज के बाद वो ऑफिशियली चूज करते हैं कि वो कम्युनिटी में बैप्टाइज होकर रहेंगे या फिर अलग लाइफ जीना चाहेंगे। अब ये लोग
लोग टेक्नोलॉजी से इतनी दूर होते हैं कि सुजाना कभी कार पे भी शायद नहीं बैठी थी। इनफैक्ट उसे डीवीडी, मूवीज इन सब के बारे में भी ढंग से नहीं पता था। मोबाइल्स एंड ऑल तो दूर की बात है। सुजाना कहती है कि उसकी रमस्प्रिंगा अभी नहीं हुई, लेकिन जब ये होगा तो वो इस जगह से बाहर निकलेगी और रोज की तरह साइंस सीखेगी। इस पे जस कहती है कि बाहर कुछ नहीं बचा है, एज वर्म्स वाकई में इंसानों को पूरी तरह से अफेक्ट कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम कारा को देखते हैं, जिसे अपनी बॉडी में एक बड़ा सा वर्म फील हो रहा था। वो इसके बारे में एलिस से पूछती है और एलिस बताती है कि यूजुअली जब किसी इंसान के अंदर छोटे वर्म्स एंटर करते हैं तो उनमें से एक वर्म हार्ट तक पहुंच पाता है। वो वर्म क्वीन बनती है, जहां वो साइज में सबसे बड़ी होगी और वो उस इंसान के हार्ट के आसपास ही रहती है, उसे जकड़ के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरी वर्म भी साइज में बड़ी होती है और उसे भी लगने लगता है कि वो क्वीन वर्म है। ऐसे में शरीर के अंदर दो बिग वर्म्स के बीच जंग छिड़ जाती है टू बिकम द क्वीन, और शायद यही कारा के साथ हो रहा है। तभी कारा को एक बड़ा सा वर्म अपने बैक के एरिया में फील होता रहता है। अब इसके लिए एक प्रोसीजर करके दूसरे बड़े वर्म को निकालना होगा, जिसके बाद कारा ठीक हो जाएगी। कारा एलिस से पूछती है कि क्या एलिस उसके साथ रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, लेकिन एलिस साफ मना करती है, सेइंग कि वो तो कारा का इसमें साथ नहीं देगी। यानी कि दोस्तों, कन्वर्जन से पहले जो वादे किए गए थे ना बाई एलिस कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, वो सब कहीं ना कहीं खोखले ही थे। जो भी हो, यहाँ कारा को ऑपरेशन टेबल पे बांधा जाता है, जहाँ दो डॉक्टर्स ये प्रोसीजर करने वाले थे। इनके पास सनलाइट को मिमिक करने वाली मशीन थी जो कि यूवी रेज छोड़ सकती थी, और यहाँ ये लाइट कारा पे फोकस करते हैं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने लगते हैं, लाइक 1 से 8 तक लेके जाते हैं। इससे वर्म इरिटेट होता है, लेकिन दोस्तों कारा भी तरप रही थी। उसके मुंह से वर्म निकल रहे थे, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही थी लाइट की, कारा की हालत काफी खराब होती जा रही थी। अंततः ये दो डॉक्टर्स कारा के अंदर से उस सेकंड लार्ज वर्म को निकाल पाते हैं, लेकिन अब तक कारा दर्द में अपना होश खो बैठी थी। ऑल्दो कारा इसे सर्वाइव करती और अब कारा भी रॉन्चर बनना चाहती थी। रॉन्चर बनने का अप्रूवल सिर्फ मेयर जोशुआ ही दे सकते थे, और ऐसे में कारा उनसे मिलने जाती है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मेयर जोशुआ का फेस काइंड ऑफ मेल्ट हो चुका था और वो किसी डीमन से कम नहीं लग रहे थे। मेयर जोशुआ यहाँ बार बार कारा से पूछते हैं कि उसे रॉन्चर क्यों बनना है, और कारा का हर जवाब जोशुआ के लिए एनफ नहीं था। जोशुआ क्लियरली कहते हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं वो इन वर्म्स के फूड हैं, और अंततः सभी इंसान का वही हाल होगा जो कि फिलहाल जोशुआ का है और जो हाल टॉमी का हुआ था। मेयर जोशुआ अपने रेडियो वाले भाषण के थ्रू लोगों की सफरिंग को बस झेलने लायक बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट जोशुआ चाहता है कि सब उनकी तरह ही इफेक्ट हो जाए और सभी सफर करे। एक टाइम पे ये वर्म्स इंसान के शरीर में इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान से ज्यादा सिर्फ वर्म्स ही रह जाएंगे। कारा कहती है कि वो रॉन्चर बन के इन्हीं सफरिंग्स के थ्रू पुश थ्रू करना चाहती है, और इस जवाब से खुश होके जोशुआ कारा को रॉन्चर वाली बैज दे देता है। यानी कि दोस्तों कारा अब रॉन्चर बन चुकी थी। दूसरी तरफ हांस फाइनली थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था, जहां वो ना सिर्फ जेस को घर के अंदर खाना वगैरह अलाउ करता है, बल्कि वो सुजाना की रमस्प्रिंगा के लिए भी अग्री कर जाता है। इसके बाद जेस सुजाना को कार में घुमाती है, कार चलाना सिखाती है नॉल। वहीं कारा की बात की जाए तो वो एलिस का बदला लेना चाहती थी, यानी कि जेस को भी कन्वर्ट करना चाहती थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जेस ही एलिस के बेटे टॉमी की बॉडी में छेड़छाड़ की थी। ये लोग एक और लेडी को बुलाते हैं जो कि दिन के टाइम पे पूरी तरह से कवर होके आई थी, और इस बंदी का नाम था ड्यूडेट। ये लेडी ड्यूडेट एलिस और कारा को भी फुली कवर होने के लिए स्पेशल कपड़े देती है ताकि ये तीनों कार में आमिश कंट्री जा सके। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मेयर जोशुआ जो रूल्स बनाया था उसके मुताबिक रॉन्चर्स के अलावा कोई और आमिश कंट्री में नहीं जाएगा। इनफैक्ट मेयर जोशुआ के रूल्स थोड़े लिबरल थे, जहां वो वॉर्म वाले लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग रखना चाहता था। देन वो नॉर्मल लोगों का कन्वर्जन तो चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। इन शॉर्ट मेयर जोशुआ को शांति चाहिए थी इन एशलैंड टाउन, लेकिन कई वॉर्म वाले लोग इस बात से सहमत नहीं थे। रादर वो सबको जबरदस्ती अपनी तरह बनाना चाहते थे। कारा भी अब इन्हीं लोगों में से एक थी। सो यस, कारा, एलिस और ड्यूडेट तीनों कार में बैठ के आमिश कंट्री की तरफ निकलते हैं। हम भी उस कारा की थॉट प्रोसेस भी समझ पाते हैं, जहां कारा को लग रहा था कि जैसे ही रोज को सन में लाके खत्म करी होगी, जबकि हम जानते हैं कि रोज खुद से सन में गई थी, क्योंकि रोज के लिए इस वॉर्म वाली जिंदगी से बेहतर तो समाप्त होना था। दूसरी तरफ जेस और सुजाना कार में होती है, जहां सुजाना अपनी जिंदगी को नई तरीके से जी रही होती है। तभी जेस अपनी कार की रेडियो पे एक बेसबॉल गेम की कमेंट्री सुनती है। नाउ दिस वाज शॉकिंग, क्योंकि एशलैंड में रेडियो की हर फ्रीक्वेंसी पे तो मेयर जोशुआ अपनी प्रीचिंग या प्रोपेगेंडा चलाता था, तो फिर ये बेसबॉल गेम की कमेंट्री कैसे सुनाई दे रही है। इस पॉइंट पे जेस को समझ आता है कि एशलैंड के बाहर की दुनिया सही है, जहां लोग नॉर्मली जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां सनलाइट में लोग बेसबॉल खेल रहे हैं और सभी एकदम ठीक होंगे, जबकि मेयर जोशुआ पूरे एशलैंड के लोगों को यही बताता आ रहा था कि बाहर तो हालत और भी खराब है, काइंड ऑफ लाइक मैड मैक्स जैसी हालत है बाहर। दिस वाज अ बिग शॉक, क्योंकि एशलैंड के सर्वाइवर्स दूसरे सिटीज नहीं जाते थे ये सोचते हुए कि वहां तो हालत और भी खराब होगी, लेकिन ये लोग एक्चुअली दूसरे सिटीज जा सकते थे जहां इन वॉर्म्स का शायद कोई इफेक्ट ना हो, या होगा भी तो ना के बराबर। ये पता लगते ही जेस बहुत अपसेट होती है
है क्योंकि वो और रोज एक्चुअली में एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन मेयर जोशुआ के प्रोपेगेंडा ने सब बर्बाद कर दिया था। सुजैना पूछती भी है कि अगर दूसरे सिटीज के लोग सेफ हैं तो ये लोग कार्स या प्लेन्स क्यों नहीं देखते, मतलब दूसरे सिटी के लोग इस एरिया में क्यों नहीं आते। जस्ट गेस करती है कि बाहर के सिटी वालों को पता लग गया होगा कि एशलैंड पूरी तरह इन्फेक्टेड है। इनफैक्ट वॉर्म्स को इंसानी शरीर से निकाल पाना भी नामुमकिन होगा, मतलब एक बार आप इफेक्ट हो गए और कुछ टाइम बीत गया, मतलब आप पूरी तरह से वॉर्म्स के चंगुल में आ गए तो शायद आपको नहीं बचाया जा सकता। अगर निकाल भी दिया गया वॉर्म्स को जबरदस्ती शरीर से तो शायद इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा, एज क्वीन वॉर्म लिटरली हार्ट को जकड़ के रहती है। जेस इनिशियली इसलिए बच गई थी क्योंकि एक ही वॉर्म उसके अंदर घुसा था, वो भी पूरी तरह घुस नहीं पाया था, थोड़ा ही घुसा था। तो हाँ, इसलिए दूसरी सिटीज वाले लोग एशलैंड वालों को अबैंडन कर चुके हैं और मेयर जोशुआ भी शायद मिला हो, जहां वो जानबूझ के प्रोपेगेंडा चलाता है सेइंग कि बाहर हालत और भी खराब है ताकि लोग एशलैंड से बाहर ना जाएं। तभी जेस और सुजैना के सामने एलिस, कारा और ड्यूडेट की कार आती है और एलिस अपना बदला लेने के लिए जेस पे हमला करती है। इससे पहले एलिस जेस को खत्म कर पाती, सुजैना एक दराती से एलिस पे हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये देख के कारा और ड्यूडेट अपनी कार में भाग जाती है। ना एलिस जख्मी थी लेकिन जेस उसे वहीं नहीं छोड़ती, रादर अपनी कार में लेके जाती है ताकि उसे बचा सके। सनडाउन के टाइम पे जेस और एलिस के बीच कुछ इमोशनल बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों एलिस सरवाइव नहीं कर पाती। जेस एलिस के शरीर को आग देकर रिस्पेक्ट देती है। वहीं दूसरी तरफ कारा पूरी तरह रेकलेस हो गई थी, जहां वो एशलैंड के नॉर्मल लोगों पे हमला करके उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, मेयर जोशुआ ऐसा नहीं करता था और जब जोशुआ कारा से इस बारे में क्वेश्चन करता है तो कारा जोशुआ पे हमला करके उसे ही निपटा देती है। कारा के साथ ड्यूडेट भी थी और इस पॉइंट पे कारा टाउन पे अपना कंट्रोल जमाती है, जहां वो रेडियो पे अपना प्रोपेगेंडा शुरू करती है। इसी के पैरेलल में सुजैना अपने बाल काट के ठीक रोज की तरह जैकेट्स पहन ली थी और वो जेस के साथ मिलकर टाउन आ चुकी थी। क्यों? ताकि ये दोनों मिलकर मेयर जोशुआ के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर सके। लेकिन टाउन में तो अब कारा का राज था और ऐसे में जेस और सुजैन टाउन के रेडियो टावर के पास जाते हैं ताकि ये लोग रेडियो पे दूसरी फ्रीक्वेंसीज ब्रॉडकास्ट कर सके जिन पे बाहर के टाउन की न्यूज वगैरह या गेम्स वगैरह प्रसारित होंगी। ये दोनों गार्ड्स वगैरह को निपटा के टावर के अंदर फ्रीक्वेंसीज चेंज करने लगती हैं, लेकिन तभी कारा जेस पे हमला कर देती है। जेस कारा को समझाती भी है कि बाहरी दुनिया एक्चुअली में बेटर है, लेकिन दोस्तों कारा सुनने को तैयार नहीं थी। कारा यहाँ जेस का मुंह मेयर के खून में सन देती है, जिससे वर्म जेस के अंदर भी आ ही जाएंगे। इस पॉइंट पे जेस कारा को ओवरपावर करके उस पर हमला करती है एंड एंड में शायद वो कारा को निपटा भी दी होगी। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जेस कारा को खत्म करने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक से वो रुक गई एंड देन सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड देन अगले सीन में सुजैना जेस को कार में बिठाकर वापस आमिश विलेज ले जा रही है। सुबह होने भी लग रही थी और बिल्कुल रोज की तरह जेस भी सनलाइट में दौड़ती है। सुजैना यहाँ जेस के पीछे भागकर उसे कवर करती है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वर्म टाउन फिल्म की कहानी और कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल अब हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे बातें करेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द एंडिंग, यहाँ हमारे मन में दो सवाल है। पहला सवाल कि रेडियो टावर वाले सीन में क्या जेस कारा को खत्म कर दी? अब यहाँ दो थियरीज बनती है। पहली थियरी ये कि जेस ने कारा को सच में खत्म नहीं किया, क्योंकि उस पॉइंट पे जेस के अंदर भी वॉर्म्स एंटर हो चुके थे। यानी जेस रियलाइज करती है कि खुद उसकी जिंदगी भी अब लिमिटेड ही है, तो कारा को खत्म करना अब कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि दोनों ही एनी हाउ अब समाप्त होने ही वाली थी। लेकिन दूसरी थियरी ये कहती है कि जेस ने कारा को खत्म किया और जानबूझ के डायरेक्टर्स ने वो मोमेंट ऑफ स्क्रीन रखा ताकि ऑडियंस को जेस की ह्यूमैनिटी याद रहे, क्योंकि अगर वो ऑन स्क्रीन कारा को खत्म करती तो वो भी उस रैंचर की तरह ही बन जाती जिसने रोज को इन्फेक्ट किया था। जेस का रुक जाना यह दिखाता है कि एंड तक वो अपनी इंसानियत नहीं खोई और शायद इसी रीजन से डायरेक्टर्स ने वो डिसीजन ऑडियंस के इमेजिनेशन पे छोड़ा है। हालांकि एक चीज क्लियर है कि सिटी में अब बाहर के रेडियो का भी प्रसारण हो रहा है, तो जो प्रोपेगेंडा फैला होगा वो कहीं ना कहीं ब्रेक तो हो ही जाएगा। मतलब सिटी के लोग समझ जाएंगे कि बाहर एक नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं, दूसरी सिटीज में बाहर कोई मैड मैक्स जैसा सीन नहीं है। सिमिलरली फिल्म के एंड में इन्फेक्टेड जेस सनलाइट में दौड़ती है, लेकिन सुजैना उसे कवर करती है। तो सवाल यह है कि क्या जेस सर्वाइव करेगी या फिर वो भी रोज की तरह खत्म हो जाएगी। अब यहाँ भी दो स्ट्रॉन्ग थियरीज आती है। पहली थियरी ये कहती है कि जेस सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि वॉर्म्स उसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इतने देर में तो एक क्वीन वर्म भी उसके हार्ट तक पहुंच गई होगी। ऑनलाइन व्यूअर्स का कहना है कि ब्लैंकेट सिर्फ टेम्पररी प्रोटेक्शन है, क्योंकि टॉमी के केस में हम देख चुके हैं कि सनलाइट वॉर्म्स को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है और इससे जो होस्ट होता है उसका शरीर कहीं ना कहीं मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। तो सुजैना का कवर करना शायद बस जेस के आखिरी पल को थोड़ा भर देने वाला जेस्चर था, लेकिन बायोलॉजी को बदली नहीं जा सकती। जेस समाप्त तो हो की ही रहेगी। वहीं दोस्तों दूसरी थियरी और भी ज्यादा होपफुल है, क्योंकि जेस का इन्फेक्शन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो शायद क्वीन वर्म अभी तक हार्ट तक नहीं पहुंची होगी, मतलब सिर्फ खून का कांटेक्ट हुआ होगा और इस केस में शायद वर्म को निकाला जा सके। हम पहले भी देख चुके हैं कि रोज कहीं ना कहीं जेस के शरीर से एक वर्म को सक्सेसफुली बाहर निकाली थी। सो यस, आमिश विलेज में सुजैना जेस
उसको टाइम पे सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकती है जिससे जेस शायद बच सके। इनफैक्ट सुजैना कहती भी थी कि उसे भी रोज की तरह साइंटिस्ट बनना है। तीसरी इंटरप्रिटेशन यह है कि एंडिंग जानबूझ के ओपन छोड़ा गया है। सुजैना का जेस को बचाना लिटरल सर्वाइवल नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक एक्ट है जहां एक आमिश लड़की एक आउटसाइडर लड़की की रक्षा कर रही है, जो कि फिल्म के ओवरऑल मैसेज के साथ फिट बैठता है। क्योंकि आमिश लोग ऐसे जो कि मतलब लड़की लड़की को भी पसंद करती है उन्हें नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन यहाँ सुजैना कहीं ना कहीं जेस को बचा रही है ये जानते हुए भी। नाउ मेयर जोशुआ का रेडियो प्रोपेगेंडा इस फिल्म का सबसे डरावना एलिमेंट है क्योंकि ये वॉर्म से भी ज्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करता है। जोशुआ कंटिन्यूअसली लोगों को बताते हैं कि एशलैंड के बाहर की दुनिया और भी खराब है, जबकि सच में बाहर बेसबॉल गेम्स चल रहे हैं और नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये एकदम डिक्टेटरशिप जैसा सिनेरियो है जहां एक डिक्टेटर अपने लोगों को आइसोलेट करके उन्हें भरोसा दिलाता है कि बाहर की दुनिया उनके लिए खतरा है। जोशुआ का मूल मकसद अपनी सत्ता बचाना था ताकि एशलैंड के लोग कभी स्केप ना करे और उसके पैरासाइट कल्ट के अंदर ही रहे और उसकी तरह ही सफर करे। अब कारा का रेबिलियन एक और लेवल पे आता है जहां जोशुआ शांति वाला अप्रोच रखता है और जबरदस्ती कन्वर्जन पसंद नहीं करता था, वहीं कारा पूरी तरह से रैडिकल बन चुकी थी। ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड एक्सट्रीमिज्म का एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर है जहां मॉडरेट लीडर्स के बाद अक्सर रैडिकल सक्सेसेस आते हैं जो मूवमेंट को और भी एक्सट्रीम बना देते हैं। कारा का जोशुआ को खत्म करना यह दिखाता है कि हर कल्ट का जो एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम होता है ना, वो एक वक्त के बाद किसी ऐसे सक्सेसर को लेके आता है जो कि पूरे सिस्टम को ही निगल जाता है, जिससे बात और भी बिगड़ जाती है। और इसी से पता चलता है दोस्तों कि ये फिल्म हॉरर से ज्यादा पॉलिटिकल था। I mean, इसमें जो भी पॉलिटिक्स की बात है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, मैं बस वो बता रहा हूँ जो फिल्म में दिखाया गया है। सो यस, अमेरिका की जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसे यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ फेमिनिज्म, विमेन्स राइट, जेंडर और LGBTQ+ राइट्स, बॉडीज बीइंग कंट्रोल्ड, मीडिया बीइंग कंट्रोल्ड, ये सब सीधा सरफेस पे पुश किया गया है, मतलब एकदम खुलने में बताया गया है। फिल्म की 3 मेन लीड है जिनमें से 2 सैफिक कपल्स हैं, जेस और रोज, और विलन साइड पे एक मेल ऑथोरिटेरियन मेयर है जो रेडियो से प्रोपेगेंडा चलाता है। वॉर्म्स का मेटाफर भी क्लियर है, ये मीडिया ब्रेन वॉशिंग को रिप्रेजेंट करता है जहां लोग अपने अंदर कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाँ, वॉर्म्स लिटरल नहीं बल्कि मेटाफोरिकल थे, काइंड ऑफ दिखाया लिटरल वे में गया है, लेकिन मतलब यही है कि वॉर्म्स के आपके शरीर में आ जाने के बाद आप सही तरीके से नहीं सोचते, उसी तरह से सोचते हो जैसा वर्म्स आपको सोचवाना चाहता है। मतलब जो लोग प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं वो फिर सही तरह से नहीं सोच पाते। रोज की बैक स्टोरी में उसकी आमिश फैमिली उसे इसलिए रिजेक्ट की थी क्योंकि वो सेम सेक्स से अट्रैक्टेड थी। यही वजह है कि फिल्म को जनरली नेगेटिव रेटिंग्स मिले हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि फिल्म जेन्युइन हॉरर टेंशन बिल्ड करने के बजाय अपने पॉलिटिकल मैसेज को खाली डिलीवर करती रहती है। लिटरली फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था, अगर इसको हॉरर से ही लिया जाता पूरी तरह से तो इसकी एंडिंग अच्छी हो सकती थी, यहाँ काफी कुछ अमेजिंग दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, फिल्म पूरी तरह से पॉलिटिकली लीन कर जाती है जिससे फिल्म में कुछ वैसा मजा आता नहीं। नाउ फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कैजुअल व्यूअर्स मिस करते हैं। पहला, 1 बॉडी 1 क्वीन वाला डायलॉग सिर्फ वर्म्स के बारे में नहीं है बल्कि ये मेयर जोशुआ के पावर डायनामिक को भी रिप्रेजेंट करता है जहां सिर्फ एक लीडर हो सकता है और जैसे ही कारा बड़ी वॉर्म बनने की कोशिश करती है वो जोशुआ को ही निपटा देती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है सुजाना का बिल एंड टेड ऑब्सेशन जो कि एक डीप सिंबलिज्म है। मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान ये मेंशन नहीं किया था लेकिन सुजाना बार बार बिल और टेड की बात करती है व्हाइल टॉकिंग टू जेस। देखो, बिल एंड टेड का कोर मैसेज था बी एक्सीलेंट टू ईच अदर, जो कि इस फिल्म में एकदम ऑपोजिट वर्ल्ड है। सुजाना's कैरेक्टर प्योरिटी ऑफ पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रोपेगेंडा से बिल्कुल फ्री है। इनफैक्ट आमिश कम्युनिटी का चॉइस रैंडम नहीं है। वॉर्म्स टेक्नोलॉजी और सिग्नल से अफेक्टेड होते हैं और आमिश लोग टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते, यानी सिंबलिकली जो लोग मॉडर्न मीडिया से दूर है वही सेफ है ब्रेन वॉशिंग से। ये डायरेक्ट कमेंट्री है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एडिक्शन पे और कैसे इनकी मदद से प्रोपेगेंडा को पुश किया जाता है। और फाइनल पॉइंट यह है दोस्तों कि फिल्म का ओरिजिनल टाइटल ही बहुत लेयर्ड है, वर्म टाउन। सिर्फ वर्म्स वाला टाउन नहीं है बल्कि एक ऐसा टाउन है जिसमें इंसानी दिमाग वर्म ईटन हो चुके हैं, लिटरली भी फिल्म के अंदर, लेकिन ऐसे बताया गया है मेटाफोरिकली क्योंकि ये लोग ब्लाइंडली एक लीडर को फॉलो कर रहे थे बिना सच जाने। तो बस यही थी वर्म टाउन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।